यहाँ पे भी कराची में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयर साहब हैं और बाकी जितने इंतज़ामिया हैं, उन सबको हाई अलर्ट रखा गया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बारिश जब पड़ेगी तो अगर मीडिया सिर्फ फुटेज निकालेगी, जब बारिश ताज़ी पड़ी हुई है तो 2-3 फुट पानी है, लेकिन ये एक प्रोसेस साथ पानी ड्रेन होता है। और जब अब इससे पहले भी बारिश पड़ी तो आपको इतना ज़्यादा पानी नज़र नहीं आया। शुरू के आपके 2-4 घंटे आपके थोड़े मुश्किल होते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर के ज़रिए वो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर के इलेक्ट्रिक ने अगर इन्होंने अपनी बिजली वगैरह जो बंद की तो डेफिनेटली आपकी जो पंपिंग स्टेशन हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। लास्ट टाइम भी जो बारिश पड़ी थी तो जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पे बिजली बंद थी पंपिंग स्टेशन में। अब हर पंपिंग स्टेशन में बड़े बड़े जनरेटर तो नफ्स नहीं की जा सकते, ऑल्टरनेट एनर्जी तो नहीं सिर्फ प्रोवाइड की जा सकती। ये के इलेक्ट्रिक जितने भी डिस्को कंपनीज हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जबकि ख़ास तौर पर इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि बारिश बरसातों की सूरत हाल एमरजेंसी सूरत हाल होती है ना, तो उसमें उनको ताकीद की गई है कि वो अपना काम पूरा करें। दूसरा आपका सवाल क्या था? वही लोग अच्छा, अजय की जी। अब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो पार्टियां, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। अवाम में उनकी पजीराई 0/0 है। अब वो जो जिन पार्टियों की अवाम में पजीराई 0/0 है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना करना है, और कोई ना कोई बहाना ये करना है कि जी नंबर प्लेट में जो अजरक क्यों लगी हुई है या जो अजरक वाली प्लेटें जो है उसको वो क्यों चेंज की जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट कोई फैसले करती है तो गवर्नमेंट फैसले सोच समझ से करती है और हर उसके पीछे एक लॉजिक होती है। और मैं ये बता दूं कि हम पे टैक्सेस लगते हैं ना, मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ शोबे से काम करते हैं उन पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं। तो अब हर टैक्सेस पे बंदा कोई ना कोई एतराज़ कर ले, या गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स लेके आ रही होती है, अगर जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। देखिए जी, कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजन या जितने डिसीजन होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते। किल फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। हुकूमतें जब चीज़ों को बेहतर करना चाहती हैं, हुकूमतें जब अपने महकमों में रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें, जैसे FBR अगर जो है वो टैक्सेस डालता है तो वो उतने पॉपुलर डिसीजन नहीं है। अगर सिंध में ज़राई जो है आमदनी पे 45% टैक्स कर दिया गया, वो पॉपुलर डिसीजन नहीं था, हमें खुद उस पर एतराज़ात थे, लेकिन हमने तो कबूल किए ना। मतलब हालांकि वो IMF की कंडीशन थी जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने भी किया, लेकिन ना चाहते हुए भी बस हम पे कोई बाय गन पॉइंट पर हमसे कोई नहीं करवा सकता था। कि हमें पता था ठीक है IMF की एक कंडीशन है, तो हमारे IMF का प्रोग्राम हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए कंडीशन पे सिंध हुकूमत ने भी वो कानून साजी की। हम रजिस्ट कर सकते थे, ना चाहते हुए भी हमने उसकी कानून साजी करनी पड़ी क्योंकि हमें उन कंडीशन का पता था। तो ये पॉपुलर डिसीजन नहीं, तो उस पर अगर हम सियासत चमकाना के लिए आ जाते वो मुनासिब बात नहीं। तो जिन जमातों की आपने बात की, ये जमातें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गलत राह पे लेके आते हैं और गलत किस्म के प्रोपेगेंडास करते हैं। सब ये बता दें कि आपकी कोशिशों से कराची में मयारी बसें तो आ गई हैं और आने का सिलसिला भी अभी चल रहा है, लेकिन ये बता दें कि कराची में मयारी सड़कें कब बनेंगी? एक्सप्रेसवे और शारे फैसल को छोड़कर एक ऐसा सड़क बता दें जो हम कराची के लिए कहें कि ये मयारी सड़क है। सड़कें बन जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूट जाती हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के दौर में अभी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं। आप अभी देखें, अभी हम जाम सादिक ब्रिज पे जो खड़े हैं, जब ये बन जाएगा इसके बाद एक तरफ आपका ये शारा भुट्टो पैरेलल चल रहा है। ये शारा भुट्टो इस वक्त कायदाबाद तक चल रहा है, और इसके बाद जो है शारा भुट्टो ने जो है इसकी कनेक्टिविटी होनी है आपकी सुपर M9 तक। उसके बाद लिंक रोड, उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा वाटर सप्लाई जो स्कीम अभी हब वाली, उस पर भी काम चल रहा है। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। शारा फैसल की वाइडनिंग जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में हुई। आपके मनोड़ा वाले रोड जाके देख ले, सारे पीपल्स पार्टी दौर में बने। तो हज़ारों किलोमीटर की सड़कें सिंध भर में, कराची समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जिस तरह ये हमने कहा कि कुछ सड़कें जो हैं वो सिंध हुकूमत के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो KMC के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो आपके DMCs और टाउन्स के ज़मरे में आती हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलता।
अगर मैं एज हुकूमत में बैठ के बोलूँ कि जी नहीं ये टाउन की जिम्मेदारी है या फलानी की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगा। हमने उनको साथ कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ों को हल करना है। अगर लेट सपोज एक एरिया टेरिटरी टाउन की है या किसी और इदारे की है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे बात करें, उनके पास जाना पड़े हम उनसे जाएं, उनको साथ मेज़ पर बिठाएं और उन चीज़ों को हल करें, और ये हल होंगे। मतलब कोशिश, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, कोशिश है। देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला क्या था? कराची का सबसे बड़ा मसला था कचरा। जो हुकूमत सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस महाना दे रही है, उससे कराची का कचरा उठना शुरू हो गया। वरना कराची अभी भी 100% नहीं होगा, कुछ लो लाइन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जो मेन आर्टरी जो कि कचरा कुंडियाँ नज़र आती थी, कचरों के पहाड़ बने हुए थे कराची में, वो हुकूमत ने जो है उसको रिजॉल्व किया। इसी तरीके से पानी की स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है, सड़कों पे स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है। तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं वो हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी पे है। सर एक सवाल है इनके बाद आप आए अभी हैं थोड़े। सर जी, ये फरमाए दो मुख्तसर सवाल हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, केपी में नंबर्स गेन ना होने के बावजूद भी वो चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो उसका इन्वॉल्व मतलब हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी। दूसरी बात एक दफ़ा फिर नए सूबों की इंतजामी यूनिट्स की बात एक जमात से आ रही है, कौन सी हमें नाम भी ले लेना। MKM की तरफ से आ रही है, तो वो दोबारा क्या ये मूव चल रही है कि इस बारे में? और सर खास बात इस हालिया बारिश सैलाब के बाद पंजाब के वजीर फिर नहरों और डैम की भी बात चल रही है। देखिए जी, पहली आपने बात की केपी की हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि केपी की हुकूमत के बाद जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और केपी के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया रिगार्डिंग इंतज़ामी यूनिट की जी, वो फिर वो वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं, वो सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते और माशाल्लाह एक दूसरे का इस्तकबाल किस तरह करते। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो डेफिनेटली अपनी सियासत उजागर करने के लिए वो समझते, लेकिन अभी तक उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि और यही उनकी बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटलिटी वही है कि यार कोई नफ़रत की बात करें हम, शायद नफ़रत की बात से हमें लोगों की हमदर्दी मिल जाए। कोई हम जो है ऐसी बात करें जिससे किसी के हम जज्बात को मजरू करें, फिर जवाब में हमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात बोल दे, और जब कोई हमारे लिए बोलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे कुछ वोटर्स जो हैं शायद वो जाग जाएं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह की बातों। हाँ, अगर सोशल इश्यूज़ में MQM बात करेगी, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम MQM के बात मसले सुने, साथ बिठा के सुने। हम माजी में भी ताज़ी रहें। अगर कोई ऐसी बात MQM करे जिससे हम समझते हों कि जी पब्लिक के इश्यूज़ हैं, तो हमें MQM की बात को एड्रेस करना है, हमें हर एक की बात को, हमें जमात इस्लामी की बात को एड्रेस करना है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को एड्रेस करना है जो सोशल या पब्लिक की बात करे। लेकिन जहाँ पे आप ये करेंगे कि जी कोई नफरत अंगेज़ बात करनी हो, जहाँ पे कोई तासुब की बात करनी हो, कोई लिसानियत की बात करनी हो, तो मैं कहता हूँ एक उसका जवाब ना दें एग्रेसिव होकर, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ताकि वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो। ये उनकी वो साजिश होती है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे कोई इस तरह का जवाब मिले, जिससे हमको इस तरह पंजाब पंजाब के वज़ीर साहब जो कह रहे हैं वो भी वही बात है कि वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हर वो प्रोग्राम, हर वो प्रोजेक्ट जिसे किसी और सूबे की जो है हक तलफी हो, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। सर ये बताएं सर क्या हो रहा है? बिल्डिंग का मामला उठा था, आपने मीटिंगें भी की, बहुत सारे इस पे इजलास भी हुए, लेकिन अभी तक इस पे क्या एक्शन हो पाया? कौन सी बिल्डिंगों के मामले पर देखा जी लियारी बिल्डिंग, देखिए जी बिल्डिंग की कानून साजी ज़रूरत ही नहीं है, कानून ऑलरेडी मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। जो बिल्डिंग गिरी उस बिल्डिंग का नक्शा ही मंजूर नहीं था। जब बाद में इंक्वायरी हुई, कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी की और नक्शा उसका मंजूर नहीं था और वो गैर कानूनी तौर पे बनी हुई बिल्डिंग थी। और डेफिनेटली
80s के दौर में शायद वो बिल्डिंग बनी है। 80s के दौर में मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि भाई उस वक्त किसकी हुकूमत थी और क्या था, लेकिन जो भी लोग ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे उनकी ज़िम्मेदारी ज़रूर थी, चाहे वो 80s में हो चाहे वो 2025 में हो। तो इसलिए ही एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, FIR भी काटी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंक्वायरी की जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो सारी बातें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। स्पेशल फीचर नंबर प्लेट ना लगाने पर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चालान हो रहे हैं। तो कराची में लाखों रिक्शे घूम रहे हैं, जिन पे कोई मीटर ही नहीं लगा हुआ होता कि उनको किस तरीके से चेक एंड बैलेंस किया जाए किराए के हवाले से। क्या उनके खिलाफ भी हुकूमत को कार्रवाई करने का फैसला? देखें, कवानीन की पासदारी बाइक वाले ने भी करनी है, गाड़ी वाले ने भी करनी है। जहाँ पे इस तरह की वायलेशन है वहाँ पे डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस को एक्शन लेगी। सर ये बताएं कि BRT जो रेड लाइन है उसके हल से लोग ये पूछ रहे हैं कि कब बनेगी, आखिर तारीख पे तारीख तो मिल रही है। दूसरा पड़ोसी मुल्क में जो है वो 2 किलोमीटर समंदर में बना ली गई है और इस्लामाबाद में 42 दिन में अंडरपास बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो है अच्छा भाई, रेड लाइन BRT के बारे में मैं पहले भी अपने सारे दोस्तों को बता चुका हूँ। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं मैं दोबारा बताने के तैयार हूँ। रेड लाइन BRT में एक सीरीज ऑफ इश्यूज थे। जब रेड लाइन BRT का काम दिया गया था तब डॉलर का रेट 175 रुपये था, आज डॉलर का रेट 285 से ऊपर पहुंच चुका है। पहले डेपोज के इशू थे, डेपोज की पोजीशन का इशू था, फिर सिविल एविएशन के कुछ इशूज़ हो गए, फिर कार शोरूम वालों ने अपने एक्शंस किए, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स की कि जी हमारे रेट्स बढ़ाए जाएँ, क्योंकि अब सीमेंट का रेट बढ़ चुका है, अब सरिये का रेट बढ़ चुका है। फिर जो इशू ये था कि अभी एक और इशू जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वाटर बोर्ड ने जो है K4 की ऑगमेंटेशन के लिए वहाँ पे 96 इंच की पाइपलाइन लगानी है। तो अगर आज हम वो रोड बना देते हैं और फिर जब वाटर बोर्ड वहाँ तक पहुँचेगा फिर हम वो रोड फिर खोदें कि अब 96 इंच की जो है वो 2.5-3 किलोमीटर की लाइन लगानी है, तो फिर क्या होगा? जो बाकी जो आप लोग शिकायत है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को देखा गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई 1% भी सुस्ती बदनीयती नहीं है। जितने भी मतलब सूरत हाल को देख कर करें। अब जो रेट्स बढ़ रहे हैं, आपका सवाल थोड़ा अच्छा है, मैं बता दूं, जब रेट्स बढ़े हैं, सरिया महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है, जो चीज़ें इम्पोर्टेड है क्योंकि इसमें पूरी स्टेशंस बनने हैं, वहाँ से मशीनरी आनी है। जब ये सारी चीज़ें होनी है तो इसके बाद अब इसके रेट रिवाइज़ कर रहे हैं। रिवाइज़ करने के लिए हर अफसर भी डरता है कि जी रिवाइज़ कर लूँ, कल को फिर कोई हमें कोई ख़त ना आ जाए कि जी आपने ये तो समझे कि एक मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज़ आप 20 रुपए में कैसे बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे इश्यूज़ जो है ना, ये सारे उसके लिए पाकिस्तान की एहतजाजी सियासत में बच्चे इम्पोर्ट हो रहे हैं। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान यहाँ पर आने वाले हैं। इस सियासत और PTI के अगले एहतजाजी मरहले पर क्या कहें? देखिए जी, अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मौजब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सियासत में मज़ा तब होता है जब आप सबको बराबरी का एक वो राइट दें। अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा न खासा कल को कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्कों को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबियस्ट हायर करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। थैंक यू सर। आपने जो है EV बसें बहुत सारी बसें चाइना से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही है? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोले थे यहाँ कम। आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आएँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है। और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले, उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं
और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मैं कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पाकिस्तान में आए, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़रिए मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखिए जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतज़ार कर डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे एक तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें AI में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है। हमें नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देनी है। देखिए जी, अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBC ने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे, तो सोच समझ के किया होगा। और एक अच्छी नीयत से कोई भी फ़ैसला हो ना, और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती है। अदालतों में भी हुई है डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतज़ामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया, और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे, यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए गए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब, इसको हम कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को कि इसका नाम जो है कोई चेंज किया जाएगा। कौन क्या नाम रखेंगे, किस जियाले मुझे का नाम? आप अपना नाम सोच रहे हैं, लेकिन हम कोई भी नाम बता सकता है। थैंक यू। शरीफ साहब, वफा की जानिब से यूटिल स्टोर बंद किए जा रहे हैं। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिल स्टोर बंद किए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोज़गार करना ये मुनासिब बात नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर।